Hello everyone, so let's begin another revision and this time we are starting with charge of GST। अब charge of GST इस चैप्टर के अंदर मैंने कई सारी और भी डिस्कशन उठाई हुई है, थोड़ा सा डिटेल आइडिया दे देता हूं बिकॉज अब आपको एक फ्लो में आगे मुझको लेके जाना है। मेरे को इस चैप्टर के अंदर वैसे भी मैं जब क्लास में एक्चुअली जब क्लास लेता हूं तो मैं क्या डिस्कशन करता हूं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस चैप्टर को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है बिकॉज ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी इस चैप्टर के अंदर चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर ये 3 कॉन्सेप्ट्स है। एक चार्ज का बेसिक चीज आपको दिखेगा जो चैप्टर 4A के अंदर है, उसके बाद 4B इज आरसीएम ईसीओ एंड 4C इज कॉम्पोजिशन लेवी। मैं बोलूं कॉम्पोजिशन लेवी का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है और इसकी मैंने रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो वो आपको मिल भी जाएगी, वो रिवीजन वीडियो दिख जाएगी चैनल पे, ठीक है। इंटर लेवल का बोल रहा हूं। देन यू हैव आरसीएम एंड ईसीओ जो मेरा नेक्स्ट वाला डिस्कशन होगा। आज जो मैं उठा रहा हूं वो चार्ज ऑफ जीएसटी उठा रहा हूं। ये चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर बेसिकली सेक्शन 9(1) से लेके 9(5) का डिस्कशन होगा। ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि पूरे की पूरी डिस्कशन सीजीएसटी एक्ट की है अपने सिलेबस के अंदर, बस आईजीएसटी एक्ट आता है प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे, बाकी तो सीजीएसटी एक्ट है। तो सेक्शन 9(1) to 9(5) के ऊपर बेसिकली आपको एक आइडिया देना है मुझको। उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस होगा, वो आरसीएम एंड ईसीओ वाला होगा। आरसीएम एंड ईसीओ में 93, 94 के ऊपर आरसीएम लगता है और 95 वाला केस ईसीओ वाला होता है, और कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 ये तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया। ओके, सो नाउ आई हैव, मेरा लाइनअप में क्या है अभी करंटली ये ले रहा हूं मैं, इसके बाद लाइनअप में मेरा आरसीएम ईसीओ एंड इस तरह से जाएगा। मेरा अब मन कर रहा है कि शायद मैं आरसीएम ईसीओ को एक अलग वीडियो बनाऊंगा और 95 दैट इज ईसीओ अलग बना दूंगा। सो ऐसे तो टेक्निकली मेरे को 3 वीडियो बनानी चाहिए, जो स्टूडेंट मेरे से क्लास पढ़े हैं उनको मालूम है 4A, 4B एंड 4C, बट शायद वीडियो बनाने के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे मैं 4 वीडियोस बना दूंगा इस तरह से। ओके, तो स्टे ट्यून, वो मेरे को डिसाइड करना है कैसे लाऊंगा बिकॉज टाइम थोड़ा सा मैनेज करना होता है, तो कितना मैनेज कर पा रहा हूं अकॉर्डिंगली मैं फिक्स अप करूंगा। सो हैविंग सेड दैट आई शुड नाउ प्रोसीड फर्दर। चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब 4A का बात कर रहा हूं, 9(1) से 9(5) की डिस्कशन है, कुल 3 पेज की डिस्कशन है और बेसिकली यहां पे एग्जाम के अंदर कुछ खास बातें आने वाली नहीं है एक्सेप्ट 1 अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट के ऊपर सवाल आएगा, बाकी इसके अंदर जो भी डिटेलिंग है वो यहां पे और यहां पे कवर हो जाएगी। तो आपको चार्ज ऑफ जीएसटी बता देता हूं, एग्जाम में आने की जो भी बातें होंगी वो आपको आरसीएम ईसीओ में कवर हो जाएगा, डिटेल में कवर होगा, ठीक है, और सेक्शन 10 में होगा। बट 9(1) to 9(5) बेस बिल्डिंग है, जहां पे अमेंडमेंट है वो मुझे बतानी है। सो स्टार्टिंग अप विद चार्ज ऑफ जीएसटी, पहले आपके पास में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है 9(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। देखो जो जीएसटी चार्ज होता है वो चार्जिंग सेक्शन से लगता है, तो सबसे पहला जो 9(1) है ये आपको फॉरवर्ड चार्ज का बात बताता है। अब आपको ये वाली चीज मैं बताने के पहले एक बार के लिए मैं स्क्रीन को पॉज करता हूं, मतलब यहाँ पे एक दूसरा क्लिप ऐड करता हूं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। सो जस्ट मैं एक बार स्क्रीन हटा करके दूसरा क्लिप ऐड करता हूं यहाँ पे। यस, दिस इज 4A, चैप्टर 4A चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में बात है। यहाँ पे एफसीएम सेक्शन 9(1) के अंदर है, आरसीएम 93, 94 है एंड ईसीओ 95 है। यहाँ पे सेक्शन 92 मिसिंग है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा 92 का क्या सीन है, वो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। 91 है, उसके बाद 93, 94 है एंड 95 है। सर गवर्नमेंट को चाहिए जीएसटी का पैसा, आप देख रहे हो रेड कलर के ऐप से पता चल रहा है कि कौन कौन आके गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा जमा कर रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस, तो यहाँ पे देखना एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, ये ट्रांजेक्शन 1 है। ये सप्लायर ने रेसिपिएंट को कुछ गुड्स या सर्विस या बोथ दिए हैं, एरोमार्क से पता चल रहा है, और रेसिपिएंट उसके लिए कंसिडरेशन पे करने वाला है सप्लायर को। लेकिन रेसिपिएंट जब कंसिडरेशन पे करेगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वीओएस मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 10,000 है, लेकिन सप्लायर बोल रहा है कि मुझे 10,000 के साथ में जीएसटी भी दे दे। तो आप कंसिडरेशन में देख रहे हो एक डॉटेड लाइन जा रही है, ये डॉटेड लाइन जीएसटी की है, टैक्स की है। ये डॉटेड लाइन रेसिपिएंट के यहां से फ्लो हो रही है, मतलब रेसिपिएंट ने जीएसटी का पेमेंट किया हुआ है 1800 रुपया और टोटल पेमेंट आई है 11,800। अब सप्लायर के पास में 11,800 रुपए जमा हो गए, 10,000 ये अपनी जेब में रख लेगा और जो 1,800 रुपए जीएसटी का पैसा रेसिपिएंट से सप्लायर के पास पहुंचा है वो सप्लायर को अपनी जेब में नहीं रखना है, वो सप्लायर को जाकर के गवर्नमेंट के पास में जीएसटी का पैसा जमा करना है। जब सप्लायर गवर्नमेंट के पास जाके जीएसटी जमा कर रहा है, जब सप्लायर गवर्नमेंट के पास जाके जीएसटी जमा कर रहा है, जब सप्लायर जाके जमा कर रहा है, ये चार्ज होता है फॉरवर्ड चार्ज, इसी को बोलते हैं एफसीएम सेक्शन 9(1) का एफसीएम होता है। हु इज गोइंग टू डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट? सप्लायर इज गोइंग टू डिपॉजिट, जाके नॉक पैसा जमा करने का काम सप्लायर करेगा। लेकिन किसकी जेब पे बर्डन था, किसकी जेब से जीएसटी का पैसा अल्टीमेटली निकला था? रेसिपिएंट की जेब से निकला था। रेसिपिएंट की जेब खाली हुई थी फॉर पेइंग जीएसटी, रेसिपिएंट ने अपनी जेब से निकाल के जीएसटी सप्लायर को दिया और सप्लायर ने बस केवल जाकर के जमा किया है। तो जिसकी जेब से अल्टीमेटली पैसा निकला है वो रेसिपिएंट है। तो कहा जाता है बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑलवेज ऑन द रेसिपिएंट, ही इज द एंड कंज्यूमर एंड कस्टमर साला, ठीक है, यही वो व्यक्ति है। हाँ, सप्लायर जाकर के डिपॉजिट
डिपॉजिट करने वाला है। सो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिपॉजिट है। हु इज गोइंग टू डिपॉजिट? सप्लायर इज गोइंग टू डिपॉजिट, एंड व्हेन सप्लायर इज गोइंग टू डिपॉजिट दैट काइंड ऑफ चार्ज इज द फॉरवर्ड चार्ज। इसकी बात सेक्शन 9(1) में होती है। दूसरा एंगल दिख रहा है यहाँ पे, सप्लायर और रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट ने कंसिडरेशन पे किया, कंसिडरेशन पे करते वक्त सप्लायर ने बोला मुझको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी देना, लेकिन जीएसटी मत देना, जीएसटी तुझे खुद ही जाके जमा करना पड़ेगा। तो अब रेसिपिएंट भाई साहब खुद ही जाकर के जीएसटी डिपॉजिट करने वाला है। तो जब रेसिपिएंट जाके जीएसटी डिपॉजिट करता है, ऐसे वाले चार्ज होते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 9(3) एज वेल एज 9(4) दोनों ही प्रोविजंस आरसीएम वाले हैं। यहाँ पे हु इज गोइंग टू डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट? रेसिपिएंट इज गोइंग टू डिपॉजिट। तो देखो रेसिपिएंट अगर डिपॉजिट कर रहा है तो आरसीएम लगेगा, तो नाम से भी आसान है, याद हो जाएगा आर। हु इज गोइंग टू डिपॉजिट? रेसिपिएंट। तो चार्ज कौन सा होगा? रिवर्स चार्ज। और एक लॉजिक है क्लास के अंदर समझाता हूं कि सर ऐसा है ना कि आपको एक बात बता दूं कि गाड़ी जैसे कार चलाते हैं तो कार 99% टाइम्स आगे ही चलती है, फॉरवर्ड ही चलती है। बस कभी पार्किंग वगैरह करनी हो या सामने बहुत बड़ा ट्रक है और छोटा सा लेन है तो गाड़ी को रिवर्स में डाल के साइड में लगाते हैं और फिर ट्रक को जाने देते हैं। ऐसे केस में रिवर्स गियर लगता तो है, लेकिन रिवर्स गियर बस 1% टाइम लगता है, बाकी तो 99% गाड़ी आगे ही चलती है। वैसे ही रिवर्स चार्ज बस सिलेक्टेड केसेस में लगता है और बहुत कम लगता है, 99% फॉरवर्ड चार्ज लगता है। सप्लायर गोज एंड डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट, दैट चार्ज इज एफसीएम। रेसिपिएंट गोज एंड डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट, दैट चार्ज इज रिवर्स चार्ज। इन दोनों ही केस में रेसिपिएंट की जेब से जीएसटी जाने वाला है और जिसकी जेब से जीएसटी जाता है उसके ऊपर बर्डन होता है। तो बर्डन तो हमेशा रेसिपिएंट पे ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरेगा तो वही कंज्यूमर साला, ठीक है। लेकिन हु इज गोइंग टू डिपॉजिट? सप्लायर डिपॉजिट करेगा एफसीएम, रेसिपिएंट डिपॉजिट करेगा आरसीएम। एक तीसरा एंगल होता है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर जाके जीएसटी जमा करेगा, तब जाकर के बात आएगी। ओके, एक बार के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हाँ जी, तो अब मैं वापस से रिज्यूम कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं ईसीओ की, एंड ईसीओ 9(5) वाला प्रोविजन है। 9(5) के अंदर ईसीओ दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर को जाके जीएसटी जमा करना पड़ेगा। सो व्हेन द पर्सन गोइंग टू डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो वाला चार्ज हो जाता है ईसीओ वाला चार्ज, और यहाँ पे 9(5) लगता है। लेकिन ईसीओ भी रेसिपिएंट से ही पैसा मांगेगा, तो जिसकी जेब से पैसा जाने वाला है वो रेसिपिएंट ही। डिपॉजिट कौन करेगा गवर्नमेंट के पास में? ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होता है। 5 ऐसे स्पेसिफाइड सर्विसेज है जो ईसीओ के थ्रू दी जाएगी, और अगर ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दी जा रही है तो रेसिपिएंट जब पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट के साथ में रेड डॉटेड लाइन देख रहे हो, रेसिपिएंट के यहां से रेड डॉटेड लाइन जा रही है, मतलब रेसिपिएंट की जेब से जीएसटी निकला है। अब कंसिडरेशन 10,000 का है, उस पे जीएसटी 500 है और टोटल 10,500 है। ये जीएसटी का एलिमेंट जो रेसिपिएंट से निकला है वो वाला डॉटेड लाइन अब सब ईसीओ से गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। मतलब रेसिपिएंट से कलेक्ट किया और ईसीओ ने जाके जमा किया। रेसिपिएंट से कलेक्ट किया इसलिए बर्डन रेसिपिएंट पे है, ईसीओ ने डिपॉजिट किया इसलिए चार्ज 9(5) वाला बनेगा। ये 5 ऐसी स्पेसिफाइड सर्विसेज है जहां पे ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को जाके जमा करना पड़ता है। ये 9(5) वाले प्रोविजंस है। हैविंग सेड दैट, अब आपको 9(5) वाले प्रोविजंस के बारे में मैं बता तो दूंगा, लेकिन अब आपको मैं पहले तो लेके जाता हूं वापस से उन नोट्स पे जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। वहां पे मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे देता हूं कौन से 5 ट्रांजेक्शन है जिसमें ईसीओ जाके जमा करेगा। हाँ जी, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि 9(1), 9(3), 9(4), 9(5 क्या है। 9(1) एफसीएम है, 9(3), 9(4 इज आरसीएम एंड 9(5) इज ईसीओ। ये जो भी प्रोविजन है चार्ज के, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे कौन जमा करने जाएगा, पूरी डिस्कशन उसकी है। जिसकी जेब से पैसा जाएगा वो रेसिपिएंट है, उसकी बात मेरे से मत करना क्योंकि उसकी डिस्कशन जीएसटी एक्ट में कहीं पे भी नहीं है। एवरीबडी नोज द फैक्ट इज मरेगा हमेशा एंड कंज्यूमर साला, तो उसी के ऊपर बात होने, मतलब उसके ऊपर बर्डन है, वो तो बात छोड़ी दो। जमा करने कौन जाएगा? हु इज लायबल टू डिपॉजिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट। तो जो बार बार पढ़ते वो जीएसटी लायबिलिटी, मतलब किसको जाके जमा करना है, हु इज लायबल टू डिपॉजिट, ये वाला पूरा बात है। So now I have 9(1) which is forward charge. Who is liable to go and deposit the tax with the government? The supplier. But first I'll give you an idea about 9(2). Sir 9(2) क्या है? देखो 9(2) के अंदर बस यही बोला है कि वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर जीएसटी आज तो लेविएबल नहीं है, बट एक फ्यूचर डेट से लेविएबल हो जाएगा। ये 5 प्रोडक्ट्स को याद करने के लिए आप लॉजिक से समझो। सबसे पहले एयरक्राफ्ट में यूज होने वाला, हवाई जहाज में यूज होने वाला एविएशन टर्बाइन फ्यूल। फिर एक लेवल नीचे आ जाओ, रोड पे आ जाओ, ट्रक के अंदर यूज होता है दैट इज डीजल, हाई स्पीड डीजल। उसके और एक लेवल नीचे
नीचे आ जाओ, कार में यूज होता है पेट्रोल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। और एक लेवल नीचे आ जाओ, ऑटो रिक्शा के अंदर यूज होता है नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल गैस। एंड लास्टली सबसे महान चीज दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, जिससे ये सारी चीजें बनती हैं। ये 5 चीजें हैं जिन पे जीएसटी आज नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर डेट से लगेगा। कब से लगेगा वो रिकमेंडेशन काउंसिल करके बताएगा। सो द जीएसटी सीजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ, सबसे पहला बताया था एविएशन टर्बाइन फ्यूल एयरक्राफ्ट में, फिर बताया था ट्रक हाई स्पीड डीजल, फिर बताया है नेचुरल गैस मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, फिर और एक लेवल नीचे ऑटो रिक्शा एंड देन पेट्रोलियम क्रूड। ये 5 चीजों पे जीएसटी शैल बी लेविड बट फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, दैट डेट विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट बताएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो 9(2) ने और कुछ नहीं बोला है, 9(2) ने बोला ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे फ्यूचर डेट से जीएसटी लगेगा। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान मत देना, ये क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का थोड़ा सा ऐसा मजाक मस्ती कर दिया था, तो बस ऐसे निजाम जयंती लिख दिया था, ये कोई आपके काम का नहीं है, ठीक है, तो डोंट ट्राई टू कॉपी इट। दूसरी बात इधर है यहाँ पे, ओके, सो नॉट टॉकिंग अबाउट द 9 वाला प्रोविजन के ऊपर बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे अपने पास में है 9(1) इज सीजीएसटी का 9(1). There shall be levied मतलब लगेगा ही लगेगा। There shall be levied a tax called as the CGST वाला टैक्स। CGST लगेगा, लेकिन CGST लगता है ऑन ऑल इंट्रा, बिकॉज इंट्रा स्टेट का ट्रांजेक्शन होगा तो C+S लगता है, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर। तो जितने भी गुड्स है, जितने भी सर्विस है, सब पे लगेगा ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, बट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर वो उस पे नहीं लगेगा, तो वो एक्सेप्शन में आ गया। लेकिन एक्सेप्शन में एक नहीं 2 चीजें हैं, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ऑल्सो ऑन अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये बहुत धमाका डिस्कशन है, बट आई डोंट वांट टू मेरे को इसको अभी फिलहाल नहीं स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो के लास्ट में रखता हूं इसको मैं। ये बहुत बढ़िया डिस्कशन है, एकदम लास्ट में खत्म करने के टाइम पे क्लिप ऐड करूंगा और ये बताऊंगा। इसकी डिस्कशन में मैं आपको भी लिख के दे देता हूं। यहां पे हम लोग की क्लास में बात होती है दारू पे चर्चा, यहाँ पे दारू पे चर्चा होने वाली है, ठीक है, बहुत बढ़िया किलर डिस्कशन है। आई विल पुट इट इन द एंड। सो ये 2 प्रोडक्ट छोड़ दो, एक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा वो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल है, ये दोनों छोड़ दो। अब इसके अलावा जो भी जीएसटी लगेगा इट विल बी लेविड ऑन द वैल्यू अंडर सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई में है, एंड जो भी रेट होगा द रेट शुड नॉट बी एक्सीडिंग। तो मैक्सिमम रेट 20% है सीजीएसटी एंड 20% एसजीएसटी, उसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इट विल बी कलेक्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड एंड इट शैल बी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, किसको? टैक्सेबल पर्सन को। सर टैक्सेबल पर्सन कौन कौन होते हैं? पहला, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो सेक्शन 25 में जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल पर्सन है, और दूसरा पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22 और 24। अगर आपका टर्नओवर लिमिट के ऊपर क्रॉस हो गया तो आप सेक्शन 22 में लायबल हो जाओगे या 24 में कंपलसरी लायबल हो जाओगे। अगर लायबल हो गए, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो भी आप टैक्सेबल पर्सन बन जाते हो। तो सर एक पर्सन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और दूसरा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गया, ये दोनों के दोनों होते हैं टैक्सेबल पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो ये सीजीएसटी का टैक्स लगता है ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट दारू पे लगता है और वो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ये दोनों छोड़ दो, उसके अलावा सब पे लगेगा। जिस भी अमाउंट पे लगेगा वो वैल्यू है, जिस भी रेट पे लगेगा मैक्सिमम 20%, और जिसको पे करना होगा वो टैक्सेबल पर्सन होता है। इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 5(1) होता है आईजीएसटी एक्ट का। ये कंपेरेटिव स्टडी के लिए बताया, ये पूरा कॉपी कैट प्रोविजन है, बस ऊपर जो लिखा है उसका कॉपी कैट करेगा। बस ये क्या है, आईजीएसटी है, तो ये इंटरस्टेट का बात करेगा। सो देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड एज IGST and it will be levied on the interstate supply। तो इंटरस्टेट पे जो IGST लगता है वो लगेगा 5(1) के हिसाब से, लेकिन वही दारू को छोड़ करके अनडीनेचर्ड ये इसको छोड़ करके, एंड देन जो भी लगेगा वो वैल्यू अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। रेट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 40% बिकॉज IGST तो C+S मिला के होता है, तो रेट 40% है, एंड इट शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, वही वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, और ये प्रोवाइजो क्या बोलना चाहता है, ये प्रोवाइजो जो बोलना चाहता है उसको मैंने नीचे एक बढ़िया से टेबल में एक्सप्लेन करा हुआ है। सर जब भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हमेशा इंटरस्टेट मानते हैं, ये आपने सबसे पहले वाले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझा होगा। सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इनफैक्ट आपने मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई के रिवीजन वीडियो में भी समझा होगा कि इंपोर्ट हमेशा इंटरस्टेट माना जाएगा।
अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा इंटरस्टेट माना जाएगा तो उस पर लगती है आईजीएसटी, लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम्स एक्ट लग जाती है। कस्टम्स एक्ट तब अपनी कस्टम्स ड्यूटी लगाती है और उन्हीं को हमने बोल के रखा है कि आप आईजीएसटी लगा देना, तो कस्टम्स वाले ही लगाएंगे। तो जितने भी टेंजिबल गुड्स है जिनको आंखों से देखा जा सकता है, कंटेनर वगैरह भर के आ रहे हैं, इनके ऊपर विच एक्ट विल अप्लाई फॉर लीविंग दी आईजीएसटी। कौन सी एक्ट लगेगी सर? इनके ऊपर कस्टम्स एक्ट लगेगी, सीजीएसटी एक्ट नहीं लगेगी। सर ये जो भी गुड्स पे लगता है तो आईजीएसटी कस्टम्स वाले ही लगाएंगे, लेकिन आईजीएसटी चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, मतलब कस्टम्स वाले ही लगाएंगे। किस वैल्यू पे लगाएंगे? वो वैल्यू कस्टम्स वाले ही अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। किस टाइम पे लगाएंगे? वो कस्टम्स वाले ही डिसाइड करेंगे। किस रेट पे लगाएंगे? कस्टम से। तो मैं बोलूं ये वाला पूरा प्रोविजन आपके लिए कोई खास इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बस इतना समझ लो कि जितने भी टेंजिबल गुड्स है उनके ऊपर आईजीएसटी लगेगा तो कस्टम्स वाला ही बता देगा। लेकिन जितने भी इनटेंजिबल गुड्स है उसमें से एक की बात की थी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्योंकि टेंजिबल नहीं है तो कस्टम्स वाले को दिखेगा नहीं, क्योंकि कस्टम्स वाले तो कंटेनर देखते हैं, कंटेनर पे वो लोग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, वो सब करते हैं। तो ऐसे केस में सरकार ने बोला कि एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग, इसके ऊपर कस्टम्स एक्ट काम नहीं करेगी, इसके ऊपर जीएसटी एक्ट काम करेगी। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 5(1) जो आईजीएसटी एक्ट का पढ़ रहे हैं ये लगाएगा आईजीएसटी। जिस भी वैल्यू पे लगाएगा वो वैल्यू सीजीएसटी एक्ट के अंदर डिटरमाइन होगी, जो आपने मेरे साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा। और जिस भी टाइम पे लगेगा वो लगेगा एज पर द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12 के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलता है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में, और हमको चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का आरसीएम, बिकॉज इंपोर्ट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपेंट को टैक्स पे करना होगा। किस रेट पे? सर मैक्सिमम 40 रेट इसके ऊपर डायरेक्टली लग जाता है, ठीक है, फ्लैट 40% लगता है। तो ये बस आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया, इसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। प्लीज मैं वापस से बोल रहा हूं, इसके लिए स्ट्रेस मत लेना। ये वन लाइन की तरह इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में डाल दिया था, तब मैंने उसको बस डिस्कस करा हुआ है। तो बस इतना समझ लो कि जो भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं उन पे टेंजिबल होगा तो कस्टम्स वाले ही लगाएंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। ये पूरा एक्ट वैक्ट का नाम पढ़ने का जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट, ओके, लीव इट। ये वाले केस में बस एक गुड्स है, एक इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, उसको जीएसटी के अंदर आईजीएसटी वाले लगाएंगे, आईजीएसटी वाले उसके ऊपर जो भी लगाना है वो लगा देंगे, 5(1) के हिसाब से लगाएंगे वगैरह वगैरह जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सर ऑनलाइन मनी गेमिंग इसको गुड्स माना गया क्योंकि ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन में आते हैं। 6 होते हैं लेकिन 6 में से सिर्फ एक ही बोला हुआ है। अब ये पूरा वाला आपका यहाँ पे प्रोविजन हो गया 5(1) का और 9(1) का, एक्सेप्ट ये मुझे बताना है, ये ग्रीन हाईलाइटर है, अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ठीक है। आगे आया तो अब आपके पास में 9(2) बता दिया। 9(3), 9(4) का ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, लेकिन इसकी पूरी डिस्कशन तो वो सेपरेट वाले वीडियो में हो जाएगी। यहाँ पे 9(3), 9(4) के अंदर आरसीएम लगता है, लेकिन समझना 9(3), 9(4) क्या बोलते हैं। 9(3), 9(4) में बोला कि गवर्नमेंट बताएंगे कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिनके ऊपर टैक्स हमेशा इज टू बी पेड बाय द रेसिपेंट अंडर रिवर्स चार्ज एंड ऑल द प्रोविजंस विल अप्लाई ऑन द रेसिपेंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स। तो गवर्नमेंट बताएगी वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सर वो कौन सी कैटेगरी के गुड्स हैं? तो देखो जो भी कैटेगरी के गुड्स हैं वो नोटिफाइड गुड्स आपको आगे चैप्टर 4B में होगा, जो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करूंगा, और सर्विसेज भी 4B के अंदर है। मैं बोलूं ये वाला जो है दिस इज नॉट फॉर सीए इंटर, ये वाला है फॉर सीए इंटर। तो जो सर्विसेज है जिनके ऊपर आरसीएम लगेगा वो हमारे सिलेबस में है, गुड्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कितनी सर्विस है हम लोग उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जाकर के। तो बस 9(3) के अंदर बोल दिया कि अगर ये वाली सर्विस है तो इनके ऊपर आरसीएम लगेगा। रेसिपेंट इज सपोज टू, रेसिपेंट शैल पे, रेसिपेंट शैल पे, ये वर्ड पे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, रेसिपेंट शैल पे। अगर सप्लायर बोलेगा कि मुझे मैं टैक्स पे कर देता हूं, नहीं 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 नहीं, अगर 9(3) ने बोल दिया आरसीएम लगेगा तो आरसीएम ही लगेगा। टैक्स ब्लडी शैल बी पेड बाय द रेसिपेंट, रेसिपेंट ही आरसीएम में पे करेगा, ओके, चेंज नहीं हो सकता। ये कौन सी सर्विसेज है हम लोग आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे। 9(4) का जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है? 9(4) का प्रोविजन बोलता है कि गवर्नमेंट 3 चीजों पे बताएगी। गवर्नमेंट बताएगी कोई स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर, अगर उसने कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड से लिया तब आरसीएम लगेगा। तो 9(4) वाला आरसीएम भी है, लेकिन 9(4) का आरसीएम लगने के लिए 3 पॉइंटर्स चेक करना। सर कौन सा किस पर्सन पे लग सकता है? ये लग सकता है किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में जो प्रोमोटर है। नीचे प्रोमोटर का मतलब लिखा हुआ है, प्रोमोटर मतलब बिल्डर या डेवलपर। तो बिल्डर या डेवलपर पे लगेगा, वो भी तब जब उसने कोई स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड से लिया है। तीनों पॉइंट्स मैच होने चाहिए। सर अगर मैं बिल्डर नहीं हूं तो मेरे ऊपर ये प्रोविजन लगेगा क्या? नहीं। सर अगर मैं बिल्डर हूं लेकिन मैंने ये जो भी गुड्स खरीदने थे रजिस्टर्ड से लिया तो लगेगा क्या? नहीं। ये तब लगेगा जब आपने अनरजिस्टर्ड से लिया। सर ठीक
ठीक है मैं बिल्डर हूं और मैं अनरजिस्टर्ड से ले रहा हूं लेकिन मैं स्पेसिफाइड वाले नहीं अदर गुड्स और सर्विस ले रहा हूं तो भी नहीं लगेगा। मतलब बिल्डर ने अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी के गुड्स और सर्विसेज ही अगर अनरजिस्टर्ड से लिया, तीनों चीजें मैच होंगी, तब जाकर के 94 का आरसीएम लगेगा। और बिल्डर ने जिस अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया हुआ है वो तो सप्लायर है, सरकार उसको छोड़ देगी क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन रेसिपेंट बिल्डर के ऊपर 94 का आरसीएम लग जाएगा। तो देखो 94 का आरसीएम लगने के लिए 3 सामग्री है। पहला, रेसिपेंट होना चाहिए बिल्डर, वो जो भी खरीद रहा है कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिससे ले रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। सर वो कौन सी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, 4B के अंदर डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। इसके बाद में आपके पास 93 है। 93 बस इतना बोलता है कि स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है तो इस केस में रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होगा। अब चाहे कुछ हो जाए रेसिपिएंट ही पे करेगा। तो इसकी डिस्कशन भी हम लोग 93 के अंदर 94 के अंदर डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद में 95 और 95 बोलता है सर ऐसे वाले केसेस जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है बेटा जी, 95 के अंदर गुड्स नहीं है, 95 के अंदर बस सर्विसेज है। और वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज में 5 सर्विस आती है। ओनली 5 टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्पेसिफाइड अंडर 95। नोट दैट नो सच गुड्स आर स्पेसिफाइड अंडर 95 सिंस 95 इज रेलेवेंट ओनली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ। अगर वो 5 सर्विसेज में से कोई भी सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है तो सप्लायर को भी कुछ नहीं बोलेंगे, रेसिपेंट को भी कुछ नहीं बोलेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर तू हमको आके जीएसटी जमा करेगा। हाँ रेसिपेंट अपनी जेब से देगा लेकिन जमा करने कौन जाएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, सो द टैक्स ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई शैल बी पेड बाय ईसीओ इफ सच सर्विस आर सप्लाइड थ्रू इट। ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल अप्लाई ऑन ईसीओ एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स। ऑन दैट नोट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये पूरी बातें आपको यहाँ समझ में आ रही है। सर 5 सर्विसेज है, एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूं। सर पहली वाली सर्विस है वो वाली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है। उसके बाद में आपके पास और एक ट्रांजैक्शन है जो कि होटल अकोमोडेशन है। उसके बाद में और एक ट्रांजैक्शन है जो हाउस कीपिंग सर्विस है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है, वो वाला आ जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में लास्ट वाला है वो रेस्टोरेंट सर्विस। मैं वापस से बता देता हूं, पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, फिर उसके बाद होटल अकोमोडेशन है, फिर हाउस कीपिंग सर्विस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है एंड लास्टली रेस्टोरेंट सर्विस। ये 5 सर्विसेज है जिनके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। पहली वाली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस है इसमें एग्जांपल आएगा उबर, ओला, रैपिडो। दूसरा वाला होटल अकोमोडेशन है, इसका एग्जांपल आएगा मेक माई ट्रिप एंड गो आईबीबो। फिर उसके बाद हाउस कीपिंग सर्विसेज है जिसके अंदर आपको वो अर्बन कंपनी आता है, स्नैपइट वगैरह आएगा। इसके बाद आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला है जिसके अंदर एग्जांपल होता है पोर्टर। ठीक है, पोर्टर वाला इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में लास्टली आपके पास में आता है रेस्टोरेंट सर्विस जिसके लिए स्विगी जोमैटो होता है। तो ये 5 जो एप्स आप जानते हैं ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनको टैक्स पे करना होता है। ये 5 सर्विसेज जब इनके थ्रू दी जाती है तब ये इन डिटेल इनके प्रोविजन आगे पढ़ेंगे। अब मेरे पास में आगे आपको यही डिस्कशन करने के लिए था। सर टैक्स अगर सप्लायर पे करने जाएगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज है, रेसिपेंट जमा करने जाएगा तो वो रिवर्स चार्ज है, और ई कॉमर्स जमा करने जाएगा तो वो ईसीओ वाला प्रोविजन है। ठीक है, ये पहले वाले जो होते हैं ये 91 के अंदर होते हैं, ये 93 और 94 है, और ये वाला 95 है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए बर्डन इज ऑलवेज ऑन द एंड कंज्यूमर कस्टमर सारा। ठीक है, नाउ आपको बता दूं मैं यहाँ पे 91 के जो प्रोविजन है इसकी कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है। 91 इज फॉरवर्ड चार्ज, तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन कहीं भी फिट नहीं होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, और फॉरवर्ड चार्ज की कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है जो हमको पढ़नी है। सो ये हमको कोई लिस्ट के थ्रू पढ़ना नहीं है। 93 के अंदर सिर्फ 93 तो पहली बात गुड्स पे जो लगेगा वही हमारे सिलेबस में है, और जो सर्विसेज पे लगेगा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गुड्स है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 93 गुड्स पे लगता है क्या? हाँ, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है क्या? नहीं, मैंने अभी थोड़ा गलत बोल दिया शायद से। तो जो गुड्स वाला है वो सीए इंटर के लिए नहीं है, लेकिन 93 जिन सर्विसेज पे लगेगा वो सीए इंटर के सिलेबस में है। उसके बाद में 94 तो हमको पढ़ना ही है, चाहे गुड्स पे लगे चाहे सर्विसेज पे लगे, और 95 लगता है सर्विसेज पे। तो आप एक काम करो, आप बस हाईलाइटर पे फोकस करो। पहली बात देखो 93 वाला वो सर्विसेज पे लगेगा, वो हमारे सिलेबस में। उसके बाद ग्रीन हाईलाइटर देखो 94 है, वो तो पूरा हमको पढ़ना है। 95 है ब्लू हाईलाइटर, ये सिर्फ सर्विसेज पे लगता है और वो सी इंटर में आता है, वो हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पूरी डिस्कशन आगे वाले चैप्टर के अंदर हिट हो जाएगी, जो कि आपका इधर आगे मैंने अटैच नहीं किया हुआ, यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब मैं क्लिप एक बार के लास्ट में ऐड कर देता हूं, वो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, दैट इज दारू पे चर्चा वाली क्लिप। ओके, सो आई एम जस्ट एडिंग दैट क्लिप।
ओके, सो एवरीवन नाउ फोकस अपॉन योर दिस इज दारू पे चर्चा। तो अभी हम लोग एक्चुअली ऑफिशियली दारू पे चर्चा करने वाले हैं। सो जस्ट ग्रैब ऑल योर चकनास एंड लेट्स गो फॉर इट। क्या हम लोग अब दारू पे चर्चा कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। सो दारू पे चर्चा के लिए जो पहला कॉन्टेक्स्ट है मेरा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो सबको पता है। ठीक है, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये बात उठाया हूं वो ये है, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब इसके अंदर मैंने अलग अलग कलर यूज किए ताकि आप दोनों के बीच में कुछ, आप सारे वर्डिंग्स के बीच में डिफरेंस समझो। पहली बात हम बात करने वाले अनडीनेचर्ड, तो ये अनडीनेचर्ड क्या होता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बार बार बोलूंगा ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, या फिर RS रेक्टिफाइड स्पिरिट। ENA और RS, मैं यहां पे इसका वर्जन लिख देता हूं, मैं बार बार यही चीज बोलता रहूंगा, ENA और RS, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसको हम लोग प्यार से अपनी भाषा में बोलते हैं दारू। ठीक है, सो इट इज फॉन्डली कॉल्ड एज दारू। सो दिस इज दारू। और दारू की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अनडीनेचर्ड ENA RS लगता है उसके ऊपर कुछ बात करने वाले। सर व्हाट इज दिस ENA और RS? ये सर ENA RS क्या है? तो ENA RS अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट आर वेरी हाई प्योरिटी अल्कोहल। ये बहुत हाई प्योरिटी अल्कोहल होता है, इसके अंदर 95% या उससे ज्यादा का स्ट्रेंथ होता है अल्कोहल का, और बहुत हार्ड होता है। इसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। दोज आर इंडस्ट्रियल या इंटरमीडिएट इनपुट्स एंड कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली। ये हम लोग पी नहीं सकते, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ये पागल मर जाएगा इंसान। ठीक है, ये पी नहीं सकते। इसको आप यूज करते हो इंडस्ट्री और इंटरमीडिएट, मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और इंटरमीडिएट इनपुट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चर करना है परफ्यूम, और परफ्यूम के लिए मुझे एक रॉ मटेरियल लगता है, और वो ये वाला रॉ मटेरियल होता है ENA और RS जो अल्कोहल होता है। ये शैम्पूज के अंदर भी होता है, ये परफ्यूम्स के अंदर भी होता है, ये नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर भी होता है। तो ये अलग अलग चीजें होती है जिसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल। और ये वाली जो चीजें होती है ये इंटरमीडिएट इनपुट है, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ और बनाना है उसके लिए एक इनपुट यूज होगा, तो इंडस्ट्रीज में यूज होगा। पेंट्स में भी यूज होता है, जो अपने घर पे पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, और नेल पॉलिश रिमूवर में भी होता है। आपको एक सुगंध सी आएगी, पेंट में भी वही आती है, नेल पॉलिश रिमूवर में भी वही आती है। ये ENA और RS दारू की वजह से होती है। अब सरकार ने क्या बोला, ये जो होती है ENA RS ना, ये बहुत प्योर इथाइल अल्कोहल है, ये एकदम प्योर इथाइल अल्कोहल है। अब इसको ह्यूमन कंज्यूम कर नहीं सकता, या क्या पूरा, मतलब इसको ह्यूमन कंज्यूम तो कर सकता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा हल्कापन लाना पड़ेगा। इतना ज्यादा हैवी नहीं पी सकते। तो पी तो सकते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं, इसको लाइटर करना पड़ेगा। लेकिन ये तो 95% ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। तो इसमें क्या किया, इसमें हम लोग कर देते हैं डीनेचरिंग वाला सिस्टम कर देते हैं। डीनेचर कर देना मतलब उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट डाल देना जिसको अब ह्यूमन कंज्यूम ही नहीं कर सकता। सर मेरा सवाल पहला तो ये है, क्या ENA RS कंज्यूम किया जा सकता है? हाँ, लिटरली नहीं, लेकिन उसको थोड़ा हल्का कर देंगे तो हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल 95% स्ट्रेंथ है, तो हल्का कर देंगे, पी लेंगे। लेकिन उसको डीनेचर कर देना, डीनेचर मतलब उसका नेचर ही चेंज कर देना। सो इथाइल अल्कोहल टू विच सब्सटेंसेस आर एडेड, जैसे मिथेनॉल वगैरह ऐड कर देते हैं, टू मेक इट अनफिट एंड अनयूजेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड दस यूज्ड ओनली फॉर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। तो जैसे ही मैंने डीनेचरिंग उसके अंदर डाल दिया, मैंने मिथेनॉल वगैरह डाल दिया, अब तो कतई ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। और अगर ह्यूमन कंज्यूम ही नहीं कर सकता तो फिर वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ही नहीं। और अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ही नहीं तो फिर तो GST लगा सकते हैं, क्योंकि GST तब नहीं लगानी है जब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, दारू है। अगर आपने उसके अंदर डीनेचरेंट्स डाल दिए, दिस बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर सकते। अब बस फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होगा। अब ये आपको वो नेल पॉलिश और रिमूवर और ये सब के अंदर आपको पेंट्स में देखने को मिलेगा। सिंस इट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, then in that case it is treated as an industrial chemical and is normally taxable under GST like any other chemical input. Accordingly इसके ऊपर GST लगेगी क्या? हाँ महाराज, इसके ऊपर GST लगेगी। सर ये क्या, किसका बात किया मैंने? डीनेचर्ड स्पिरिट। तो सर किस पे नहीं लगेगी? जिसमें डीनेचरिंग नहीं डाला है। और अगर डीनेचरिंग नहीं डाला है तो अभी भी वो अनडीनेचर्ड है, डीनेचरेंट्स नहीं डाले हैं, मतलब अभी वो प्योर 95% स्ट्रेंथ वाला अल्कोहल है। तो ये जो प्योर 95% स्ट्रेंथ वाला
वाला है वो अनडीनेचर्ड स्पिरिट है, डीनेचरेंट्स इसमें नहीं डाला है। मतलब अभी भी चाहे तो ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, अभी भी चाहे तो कंज्यूम कर सकता है, लेकिन बहुत हार्ड है, लाइटर करना पड़ेगा। ओके, सो इट इज स्टिल केमिकली अ प्योर इथाइल अल्कोहल विदाउट एनी डीनेचरेंट्स। इट कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब दारू की भट्टियों में इसको यूज किया जाएगा और लाइटर टोन लेके आएंगे, 95% से हल्का बनाएंगे और फिर वो दारू बनेगी, एक्चुअल मैन्युफैक्चर होगा यहाँ पे। जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया? जीएसटी डिपार्टमेंट वांटेड टू टैक्स इट्स सप्लाइज टू डिस्टिलरीज और ब्रूअरीज व्हेन दे यूज इट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलने लगा, मान लो फॉर एग्जांपल किंगफिशर है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं दारू, और मैंने क्या किया, मैंने ये जो वाला अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल, ये वाला है ना अनडीनेचर्ड स्पिरिट, ये मैंने किंगफिशर को बेचा, किंगफिशर अपना दारू मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, या ओल्ड मंक वाले जो है मैं उनको बेचता हूं, तो आई सेल इट, आई एम द यंग मंक, आई सेल इट टू द ओल्ड मंक। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको बेचता हूं और वो लोग उसके अंदर अपने हिसाब से लाइटर टोन करके वो अपना रम बना करके उसको बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, जीएसटी वाले बोल रहे हैं एक मिनट, दारू पे जीएसटी नहीं लगेगा ना, तो दारू तो वो ओल्ड मंक बना रहा है, दारू तो किंगफिशर वाले बना रहे हैं, वो तो शिवास रीगल वो लोग बना रहे हैं ना, तो मिस्टर हरीश आपने दारू थोड़ा ना बेचा है, आपने तो एक रॉ मटेरियल बेचा हुआ है, तो आपके रॉ मटेरियल बेचने पे हम लोग को जीएसटी लगाना है। तो एक बात समझ लेना, एक फिक्स एग्जांपल रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ओल्ड मंक। अगर मैं ओल्ड मंक को बेच रहा हूं, एक रॉ मटेरियल बेच रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलती है इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे हम लोग। ओल्ड मंक अगर आपने उसके रॉ मटेरियल से दारू बना दिया और दारू बना करके बेचा, तो आप तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहे हो, दारू पे तो जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। मतलब अगर ओल्ड मंक वाला आगे दारू बेचेगा तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं ओल्ड मंक को रॉ मटेरियल बेचूंगा, दैट इज अनडीनेचर्ड स्पिरिट, ताकि उसको यूज करके दारू बनाया जा सके, तो उसके ऊपर जीएसटी वाले बोल रहे थे हमको जीएसटी लगाना है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स को आया गुस्सा और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को हड़काया और बोला फालतूगिरी नहीं, ठीक है ना, जब तक दारू बनती नहीं है तब तक ये जो रॉ मटेरियल है उस पर भी जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। तो अब जाकर के यहाँ पे आया सिस्टम, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले इसकी सप्लाईज जब हम लोग डिस्टिलरीज या ब्रूअरीज मतलब ओल्ड मंक को बेचते थे, व्हेन दे यूज इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी वाले इसके ऊपर जीएसटी लगा रहे थे, चूजेस टू टैक्स जीएसटी इवन दो द फाइनल आउटकम इज अल्कोहलिक लिकर इज आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। लेकिन हाउएवर फ्रॉम 1st of November 2024, 1st November 2024 से जीएसटी अब नहीं लग रहा है, जीएसटी इज नॉट लीविएबल ऑन सप्लाई ऑफ सच अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट टू अ डिस्टिलरी और ब्रूअरी, लेकिन तब नहीं लगेगा इफ इट इज यूज्ड बाय देम इन मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड कॉन्सिक्वेंटली जीएसटी विल नाउ बी लेविएबल, सॉरी कॉन्सिक्वेंटली इट विल नाउ बी लेविएबल अंडर वैट। मतलब अगर मैं आज की तारीख में अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ओल्ड मंक को बेच रहा हूं तो मैं भी जीएसटी नहीं लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा वैट। अब वो ओल्ड मंक वाले दारू बना करके जब वाइन शॉप वाले को बेचते हैं तो वो लोग भी लगाएंगे वैट, और वाइन शॉप वाले जब आपको बेचते हैं क्योंकि आप जाते हैं वाइन शॉप में तो वो आपको भी लगा के देता है वैट। तो ऐसे केस में आप अगर बार में बैठे तो बार वाले ने जब आपको दारू सर्व किया तो उसने भी लगाया वैट, मतलब ये पूरी चेन पे लग जाएगा वैट। पहले क्या हो रहा था, पहले मैं जब ओल्ड मंक को बेच रहा था रॉ मटेरियल तो मैं जीएसटी लगा रहा था, लेकिन ओल्ड मंक ने आगे आपको बेचा, सॉरी वाइन शॉप वाले को बेचा तो उसने वैट लगाया, वाइन शॉप से आपने खरीदा तो भी वैट लगा, अगर आपने बार एंड रेस्टोरेंट में बैठ करके आपने दारू पिया तो भी उसके ऊपर वैट लगा। लेकिन पहले वाले केस में जीएसटी, पहले वाले स्लॉट में दैट इज हरीश टू ओल्ड मंक, इसमें जीएसटी लग रही थी, अब जीएसटी नहीं लगेगी, अब ये पूरी चेन जीएसटी के स्कोप से बाहर हो जाएगा। Having said that, I should now give you an example. I have an example over here. Consider the following example to understand the amendment. I am Harish over here और हमारे एग्जाम्पल में है यश। By the way, there is a good news. मिस्टर यश मेरा जो बहुत बढ़िया वाला स्टूडेंट है, ठीक है, इसको ही मैं बनाता था कंज्यूमर साला मर जा तू, ठीक है, और यश एक्चुअली पास हो गया है, तो अभी उसका एग्जाम आया, जो रिजल्ट आया उसमें वो सी इंटर पास हो गया, दोनों ग्रुप एक साथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यश, जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। भाई साहब एकदम छाती चौड़ी हो गई, मजा आ गया, ठीक है। सो यस, सो वी हैव यश और यश को मैंने सप्लाई करा हुआ है। सो हु इज दिस इन दिस सिनेरियो? सो पहली बात तो मैं मैन्युफैक्चरर की पोजीशन में हूं, मैं अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाता हूं, और यहां पे डिस्टिलरी या ब्रूअरी विच मैन्युफैक्चर्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो यश है। मतलब यश एक्चुअली मेरे एग्जांपल के हिसाब से ओल्ड मंक है, ही इज एन ओल्ड मंक, बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा, ओल्ड मंक, ठीक है। सो यश इज ओल्ड मंक जो कि हम लोग बात कर रहे थे, और उसके बाद में आयुष है। आयुष इज एक्चुअली अ मैन्युफैक्चरर एंड आयुष उसको अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल खरीदता है और वो मैन्युफैक्चर करता है कोई इंडस्ट्रियल केमिकल, बट ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता हूं।
मैं अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बेचता हूं और अगर ओल्ड मंक मतलब यश को बेचूं तो उस केस में क्या होगा, और अगर मैं एक ऐसे एशियन पेंट्स वाले को बेच दूं जो मेरे मटेरियल को यूज करके पेंट्स बनाता है या फिर नेल पॉलिश रिमूवर बनाता है या लैक्मे वगैरह को वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो पहला वाला सेट यहाँ के ऊपर बात करते हैं हम लोग। that is I am myself, I am A limited and I am selling it to B limited, मतलब मैं यश को बेच रहा हूं, और अगर मैं यश को बेच रहा हूं तो पहली बात तो मैं सप्लाई कर रहा हूं सप्लाई ऑफ अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और यश आगे दारू बेच रहा है। तो देखो यश आगे दारू बेच रहा है तो उस पर तो जीएसटी नहीं लगती, नॉट लिवेबल टू जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई 2017। लेकिन अगर मैं ओल्ड मंक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको ओल्ड मंक वाला एग्जाम्पल अगर परफेक्ट समझ में आ रहा है, सो दिस इज ओल्ड मंक एंड दिस इज हरीश। तो अगर हरीश ने ओल्ड मंक को ये रॉ मटेरियल बेचा हुआ है तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगी। इफ सप्लाइड अप टू 31 अक्टूबर 2024 तो उस केस में जीएसटी लग रही है, लेकिन इफ इट इज सप्लाइड ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2024 तो अब जीएसटी नहीं, इस पे वैट लगेगा। तो अगर आज की बात करें, क्योंकि आपको आज का ही सवाल आएगा लेटेस्ट वाला, तो आज ना इसके ऊपर जीएसटी लगेगी ना इसके ऊपर जीएसटी लगेगी, यहां पे लगेगा वैट और यहां पे भी लगेगा वैट। ओके, तो हरीश जब ओल्ड मंक को बेच रहा है तो उस केस में भी वैट है, और जब आगे ये भी बेचेगा तो ये भी लगाएगा वैट। लेकिन इफ आई एम इन केस बी और मैं एशियन पेंट्स को बेच रहा हूं, तो अभी मैं यहाँ पे जो आयुष लिखा था वहां पे मैं लिख देता हूं एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स तो पेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये लोग जब पेंट मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं तो ये सप्लाई करते हैं, तो एनी सच केमिकल इंडस्ट्रियल वगैरह है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। और अगर मैं अब एशियन पेंट्स को बेच रहा हूं, तो मैं पहले बेच रहा था अभी बेच रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एशियन पेंट्स को बेच रहे हो तो वो जो भी बेचा हुआ है अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वो उसको यूज करेंगे फॉर अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहल के लिए यूज नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे केस में जीएसटी लगेगी, चाहे 31 अक्टूबर हो, चाहे 1 नवंबर हो, चाहे कुछ भी हो, 2024 हो, कुछ भी हो। तो इन शॉर्ट इतना बता दूं कि अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो प्योर इथाइल अल्कोहल होता है जिसमें 95% स्ट्रेंथ होता है, अगर मैं उसको एक मैन्युफैक्चरर को बेच दूं जो उससे दारू बनाने वाला है, तो मेरा उसके साथ में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। इसमें जीएसटी बिल्कुल नहीं लगती, जीएसटी के स्कोप से बाहर है। लेकिन वही अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा अल्कोहल मैं अगर किसी और को दूं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई अदर प्रोडक्ट बट नॉट दारू, तो फिर ऐसे केस में उस पर मुझे जीएसटी लगानी चाहिए। ये इतना सिंपल सा सोल्यूशन है, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। सो लास्ट आई जस्ट एड द क्लिप, मैं आपको बता दूंगा कि प्रोविजन कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। ओके, सो हियर वी आर। अब मैं आपको बता देता हूं, देयर शैल बी लेविड कॉल्ड टैक्स कॉल्ड एज सीजीएसटी बट एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो दारू पे तो लगेगा नहीं। तो अगर ओल्ड मंक वाले जब दारू बेच रहे हैं, वो लोग आगे दारू बेच रहे हैं, वाइन शॉप भी आगे दारू बेच रहा है, बार एंड रेस्टोरेंट वाला भी दारू बेच रहा है, तो हुएवर इज सप्लाइंग उस पे जीएसटी नहीं लगेगी एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप चाहे ओल्ड मंक बेचे, चाहे वाइन शॉप वाला बेचे, चाहे रेस्टोरेंट वाला बेचे, तो उस पे तो नहीं लगेगा। एंड उस पे भी नहीं लगेगा जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो मैं सप्लाई कर रहा था, या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट जो मैं सप्लाई कर रहा था, विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर मैं वो वाले लोगों को बेच रहा हूं जो उसको मैन्युफैक्चरिंग दारू मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करने वाले, तो अगर मैं ये वाला अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बेचूं तो मुझे भी जीएसटी नहीं लगाना है 1 नवंबर 2024 से। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया अबाउट चार्ज ऑफ जीएसटी। अब जो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बनाऊंगा वो 4C तो हो गया, अब 4A भी हो गया। अब मेरे पास में आरसीएम ईसीयू है। अब मैं डिसाइड करूंगा चाहे मैं सिर्फ आरसीएम डाल दूं उसके अंदर या फिर मैं ईसीयू दोनों जोड़ करके बना दूं। तो या तो 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या अलग अलग बनाऊंगा, वो आपको आ ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर वीडियो, और आपको पता भी चल जाएगा। ओके, हैविंग सेड दैट, अब मैं आपकी इस वीडियो को यहां पे क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर कनेक्टिंग विद मी फॉर दिस रिवीजन वीडियो। बढ़िया लग रहा है, आप इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू करो, किल करो ये एग्जाम, ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। इंटर को किल करके खत्म करो तो फाइनल में मिले और तबाही मचाए। ओके, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी। अभी के लिए बाय।